हेलो फ्रेंड्स, दृष्टि में आपका स्वागत है और मैं हूं आनंद। दोस्तों, इस वीडियो में उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा में वर्ष 2021 में पूछे गए प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारे सामने जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको 125 शब्दों में देना होगा, जिसके लिए अधिकतम 8 अंक आवंटित किए गए हैं। दोस्तों, यहां पर हम पहले कंसेप्ट को देखते हैं, कंसेप्ट क्या है, उसके बाद हम उत्तर कैसे लिखा जाएगा उसकी बात भी करेंगे। दोस्तों, प्रश्न यह है कि समावेशी विकास की रणनीति किस प्रकार समावेशी एवं धारणीयता के उद्देश्यों को एक साथ पूरा करने का प्रयोजन रखती है, इसे आपको समझाना है। दोस्तों, यहां पे कुछ शब्द हैं जैसे समावेशी विकास, इसको हम जानेंगे। दूसरा शब्द है धारणीयता, इसकी बात करेंगे। दोस्तों, आप देखें, एक ऐसा विकास, एक ऐसी प्रगति जो समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चले, उसे कहते हैं समावेशी विकास। एक ऐसा विकास जहां पर आप देखिए जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, लैंगिक या अन्य किसी भी आधार पर कोई भेदभाव ना हो और समाज के सभी वर्गों को, गरीब को, अमीर को, कोई भी ऐसा वर्ग ऐसा ना हो जो इस लाभ के, इस वृद्धि के मार्ग से वंचित रहे। दोस्तों, यदि हमारा विकास ऐसा होगा उसे कहेंगे समावेशी विकास या इंक्लूसिव डेवलपमेंट। दोस्तों, दूसरा हमारे पास है जिसका नाम है धारणीयता, जिसको कहते हैं सतत विकास भी कहा जाता है, धारण करना। दोस्तों, क्या है धारणीयता? एक ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरी करे, किंतु साथ ही साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी पूर्ण करे। दोस्तों, उसे कहते हैं सतत या धारणीय विकास। दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि ऐसा कहा जाता है या ऐसा कहते हैं कि समावेशी विकास अगर है तो वो केवल समावेशी ही नहीं बल्कि धारणीयता के उद्देश्यों की भी प्राप्ति करेगा। इस बात को हमें समझाना है। इसका मतलब यह है कि कहा जा रहा है कि यदि सभी को साथ लेकर चलने वाली अर्थव्यवस्था या चलने वाले विकास की कल्पना की जाए तो इस प्रकार के विकास से समावेशी विकास तो पूरा होगा ही होगा, सतत या धारणीय विकास भी पूर्ण हो जाएगा। दोस्तों, आइए देखते हैं ऐसा कैसे होगा। पहली बात तो यह करें कि किस प्रकार से हम समावेशी विकास को प्राप्त करें। दोस्तों, आप देखें, अगर ग्रामीण विकास होता है दोस्तों, इससे क्या होगा, देश में जो क्षेत्रीय असमानता है वो पूरी होगी या वो असमानता दूर होगी। तो ग्रामीण विकास समावेशी विकास का एक स्तंभ है कि हम इसके बिना संभव नहीं है समावेशी विकास करना। दोस्तों, लैंगिक विकास, महिलाओं का सशक्तिकरण या महिलाओं का सशक्तिकरण दोस्तों अगर किया जाएगा, दोस्तों ये भी क्या है, समावेशी विकास का एक परिचायक है। अल्पसंख्यक, भले वो जातीय हो या धर्म के आधार पर, उन सभी अल्पसंख्यकों का विकास किया जाए, जैसे स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब्स, ओबीसीज या अन्य जो हमारे माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनका विकास किया जाए, उनको साथ लेके चला जाए। दोस्तों, उसे कहा जाएगा समावेशी विकास। दोस्तों, इसके अलावा देखें आप क्षेत्रीय, इसका मतलब यह हुआ कि जो क्षेत्र हमारे पिछड़े हैं या जो मुख्य धारा से अभी वंचित हैं, पूर्वोत्तर राज्य हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र का विदर्भा है, उत्तर प्रदेश में आप देखिए बुंदेलखंड का क्षेत्र है। दोस्तों, इस प्रकार के सभी पिछड़े या अविकसित क्षेत्रों को साथ लेके चला जाएगा। दोस्तों, इन सभी से जो विकास होगा दोस्तों उसको हम कहते हैं समावेशी विकास हुआ है। दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि कैसे ये इंक्लूसिव ग्रोथ
एक सस्टेनेबल ग्रोथ को जन्म देगा। दोस्तों आप देखिए इसका कंसेप्ट हमने क्या देखा, एक ऐसा विकास जो निरंतर चलेगा, जो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों का भी ध्यान रखेगा, उसे कहते हैं धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दोस्तों यदि हम इस धारणीय विकास को देखें, दोस्तों अगर देश में हमें एक ऐसा विकास करना है जो लॉन्ग टर्म चले, तो हमें गरीबी का उन्मूलन करना पड़ेगा। दोस्तों क्या आपको लगता है कि कोई देश गरीबों को साथ लेकर या गरीबों को अविकसित करके लंबे समय तक चल पाएगा? दोस्तों बिल्कुल नहीं। अगर गरीब बने रहेंगे दोस्तों, आर्थिक नुकसान भी है, सामाजिक नुकसान भी है, राजनीतिक नुकसान भी है। दोस्तों सरकारें अस्थिर हो जाती हैं, आक्रोश पनपता है, अर्थव्यवस्था टूट जाती है, चरमरा जाती है। दोस्तों जो प्रोस्पेरिटी है वो देश में आना जरूरी है और उसके लिए गरीबी उन्मूलन होना जरूरी है। दोस्तों गरीबी उन्मूलन करना हमारे लिए क्या है? धारणीय विकास का एक सूचक है। दोस्तों यदि गरीबी है, जैसा हमने देखा अभी कि वो अगर देश में, किसी भी देश में अगर गरीबी व्याप्त है, तो गरीब आप देखेंगे बहुत प्रकार की बीमारियों को जन्म मिलता है। मान लीजिए झुग्गी की हम बात करें, दोस्तों झुग्गियों में बहुत प्रकार की बीमारियां होती हैं। लोगों के पास में एक सम्मान पूर्वक, गरिमा पूर्वक जीवन की उपलब्धता नहीं होती है। दोस्तों इसीलिए गरीबी का उन्मूलन करना एक समावेशी ही नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म चलने वाले विकास के लिए भी अति आवश्यक है। दोस्तों मानव गरिमा के विरुद्ध है, मानव स्वास्थ्य के विरुद्ध है, या महिलाओं के लिए भी गरिमापूर्ण नहीं है दोस्तों गरीबी में जीवन यापन करना। इसीलिए दोस्तों गरीबी उन्मूलन एक धारणीय विकास का उद्देश्य है। अब दोस्तों देखिए आप, यदि हम ग्रामीण विकास करते हैं, यदि हम अल्पसंख्यक का विकास करते हैं, यदि हम क्षेत्रीय विकास करते हैं, दोस्तों आप देखेंगे इन सब से गरीबी का उन्मूलन होगा, इससे भूखमरी का उन्मूलन होगा। दोस्तों ये अगर खत्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे तो आप देखेंगे ये समावेशी विकास धारणीय विकास को जन्म देंगे। दोस्तों आमतौर पर देखा होगा आपने कि गरीबी में लोग अपने चूल्हे के लिए, अपने ईंधन के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं जिससे उनका स्वास्थ्य खराब होता है, पर्यावरण दूषित होता है या पेड़ कटते हैं। अगर हमने गरीबों को, आदिवासियों को मुख्य धारा में शामिल किया, उनका विकास किया, उन तक लाभ पहुंचाया, दोस्तों ये क्या है? ये समावेशी विकास का एक सूचक है। दोस्तों उससे क्या होगा? लकड़ी के स्थान पर एलपीजी का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखें क्या ये विकास धारणीय नहीं है? बिल्कुल है। दोस्तों पेड़ भी कम कटेंगे, प्रदूषण कम होगा, सबसे बड़ी बात ग्रामीण या गरीब माताओं के स्वास्थ्य पे भी जो असर पड़ता था दोस्तों वो भी कम पड़ेगा। और इसीलिए दोस्तों अगर हम सबको साथ लेके चलेंगे, सबका विकास करेंगे, तो आप देखेंगे ईंधन बदलेगा, दोस्तों आय बदलेगी, कुपोषण खत्म होगा, जिससे ये जो हमारी पॉपुलेशन है वो देश के लिए मानव पूंजी बन के सामने आएगी। दोस्तों मानव पूंजी देश में श्रम उपलब्ध कराएगी। दोस्तों श्रम से उद्योगों का विकास भी तो होगा और सरकार को इसका कर का लाभ मिलेगा, उद्योगों को मजदूर मिलेंगे और मजदूरों को मजदूरी मिलेगी। दोस्तों इसीलिए आप देखें कि अगर हम चाहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, मान लीजिए दोस्तों हमने ग्रामीण विकास किया, दोस्तों इससे क्या होगा? इससे जो ग्रामीण शहरी पलायन है वो रुकेगा। दोस्तों क्या आपको लगता है कि आप या कोई भी शहर, आप कितना भी उसमें खर्च कर दे, लेकिन जब तक ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन होगा तो शहरों के ऊपर पीने के पानी का, स्वच्छता का, कचरे का प्रबंधन का इतना प्रेशर होगा कि वो उन पॉपुलेशन के लिए कभी भी ठीक से काम नहीं कर पाएगा। दोस्तों ग्रामीण शहरी पलायन ना गांव के लिए अच्छा है ना ही शहर के लिए अच्छा है। ग्रामीण विकास करना समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसके लिए अगर हम इस पलायन को रोक लें, यदि हम ग्रामीण विकास करें, गांवों तक सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराएं, तो आप देखेंगे पलायन नहीं होगा। और पलायन नहीं होगा दोस्तों तो गांव के लोग खुशहाली से रहेंगे, शहर के लोग खुशहाली से रहेंगे और इससे जो विकास आएगा वो लंबे समय तक चलेगा। दोस्तों इसी को कहते हैं हम धारणीय विकास। अगर मान लीजिए हमने समावेशी विकास नहीं किया,
अगर हमने गांव का विकास नहीं किया तो गांव से शहर का जो पलायन है वो शहरों को लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन नहीं करने देगा और शहर भी झुग्गियों का, स्लम्स का एक अड्डा बन जाएंगी, जो किसी के लिए भी अच्छा नहीं माना जाएगा। दोस्तों इसीलिए पलायन को रोकने के लिए आप देखिए, अगर हम इंक्लूसिव ग्रोथ करते हैं, हम पलायन को रोकते हैं, ग्रामीण विकास करते हैं दोस्तों, उससे क्या होगा, हमारे शहर सतत होंगे, हमारे गांव सशक्त होंगे, रोजगार के अवसर दोनों जगहों पे होंगे, रोजगार के अवसर, अच्छी आय सभी समुदायों में होगी। दोस्तों इससे क्या होगी, असमानता भी घटेगी, और असमानता घटना दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। अब देखिए, बहुत लंबे असमानता से देश आगे नहीं बढ़ सकता। लोगों के बीच आर्थिक या सामाजिक असमानता उनके अंदर आक्रोश पैदा करती है, जो देश के लिए अच्छा नहीं होता। जितनी कम असमानता रहेगी उतना अच्छा देश के लिए रहेगा, उतने मिलजुल कर देशवासी रहेंगे, जो धारणीय विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसीलिए ये कहा जाता है कि समावेशी विकास धारणीय विकास के लिए महत्वपूर्ण है। कैसे दोस्तों, अगर हमारा विकास समावेशी है, हमने देखा, तो गरीबी का उन्मूलन होगा, भुखमरी का उन्मूलन होगा, मानव पूंजी बनेगी, उद्योगों को श्रम मिलेगा, जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल कम होगा या फिर लकड़ी या इस प्रकार के पोल्यूटिंग ईंधन का इस्तेमाल कम होगा, और एक स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ेगा, जो पर्यावरण को अच्छा करेगा और लंबे समय के लिए विकास का मार्ग खोलेगा। दोस्तों राज्य में या देश के अंदर शांति सौहार्द बना रहेगा, पलायन रुकेगा, जिससे दोस्तों गांव और शहर दोनों ही सशक्त होंगे, एम्पावर होंगे। दोस्तों इसीलिए ये कथन बिल्कुल सही है कि समावेशी विकास की अवधारणा धारणीय विकास को भी जन्म देती है। अब दोस्तों इसके कंसेप्ट को देखने के बाद हम जरा उत्तर की बात करते हैं। हमने कंसेप्ट देख लिया कि धारणीय विकास क्या है और समावेशी विकास क्या है। अब जरा बात करते हैं कि इसके उत्तर में क्या लिखा जाएगा। 125 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है दोस्तों। इसीलिए जैसा कि हमने पहले पिछले वीडियोस में भी किया था, 25 शब्दों में या 15 से 20 शब्दों में हम अपना एक परिचय लिखते हैं दोस्तों। 90 शब्दों में हम मुख्य बॉडी लिखेंगे और अंत में जो 15-20 शब्द हैं उनमें हम अपना जो निष्कर्ष है, अगर कोई होगा तो उसको लिखेंगे। दोस्तों ये हमारा एक आम धारणा रहता है उत्तर लिखने का। दोस्तों आप चाहें तो इस उत्तर की शुरुआत समावेशी विकास की अवधारणा और साथ ही साथ धारणीय विकास की अवधारणा से कर सकते हैं। दोनों को आप बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दीजिए दोस्तों, सही रहेगा। उसका रीजन दोस्तों ये है कि जो पढ़ेगा भी उसको लगेगा हाँ कि हाँ एक सीक्वेंस है। आपने बता दिया कि सभी को साथ लेके चलना, यह एक ऐसा विकास जो समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चले, वो समावेशी विकास है। और एक ऐसा विकास जो निरंतर चले, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हो, उसको हम धारणीय विकास कहते हैं। ये हमारी पहली परिभाषा हो गई, ये हमारे उत्तर को शुरू कर देगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि कैसे इस मुख्य बॉडी पे आया जाए। आप बताएंगे कि अगर विकास समावेशी होता है तो ये समावेशी के साथ साथ धारणीय विकास को जन्म देगा। इसके मुख्य कारण है या मुख्य तर्क दिए जा सकते हैं, तो आप बताएंगे कि इस चीज के मुख्य तर्क हैं। जैसे पहला पॉइंट दोस्तों आप बताएंगे, अगर ग्रामीण विकास होगा जो एक समावेशी विकास का परिचायक है, तो आप देखेंगे इससे गरीबी का उन्मूलन होगा, इससे भुखमरी का उन्मूलन होगा और इससे पलायन की समस्या भी दोस्तों कम होगी। इससे शहर हमारे स्वच्छ रहेंगे, गांव हमारे सशक्त रहेंगे। दोस्तों इससे लोगों में आक्रोश कम रहेगा, असमानता कम रहेगी और जो तनाव होता है आमतौर पे वो भी क्या रहेगा दोस्तों, कम रहेगा। शहरों के ऊपर बोझ कम रहेगा, गांवों तक इनकम बढ़ेगी। दोस्तों इससे क्या होगा, लोग अपने घरों के आसपास, और आप देखिए इससे होगा क्या, इस ग्रामीण विकास से विकेंद्रीकृत विकास होगा, जिसको हम कहते हैं
डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट। दोस्तों यही तो क्या ही चाहिए हमें, विकास सभी क्षेत्रों में बटा होगा तो वो लॉन्ग समय तक चलेगा, किसी एक क्षेत्र पर बहुत अधिक बोझ नहीं आएगा। दोस्तों आप बताएंगे कि अगर लैंगिक विकास होगा तो महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। दोस्तों ये बहुत जरूरी है। आप देखिए, महिलाओं के सशक्तिकरण से देश में महिला के खिलाफ हिंसा रुकेगी, अपराध रुकेंगे, IMR शिशु मृत्यु दर कम होगा, मातृत्व मृत्यु दर कम होगा, उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। दोस्तों ये चाहिए हमें। देश की आधी पॉपुलेशन को किसी भी प्रकार की समस्या बाकी आधी पॉपुलेशन से नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इसके लिए हमें उनको भी साथ लेके चलना होगा, जिसके लिए जेंडर बजट भी बनाया जाता है। दोस्तों आप देखिए, अल्पसंख्यक हो या किसी प्रकार के हो, इससे क्या होगा दोस्तों, समाज के सभी वर्गों की क्षमता का इस्तेमाल कर सकेंगे। दोस्तों असमानता कम से कम होगी, इससे होगा क्या, इससे आर्थिक लाभ होगा। दोस्तों सभी लोग अपनी क्षमता रखते हैं, हमें व्यवस्था बनानी है कि उन क्षमताओं का इस्तेमाल हो सके। हर व्यक्ति के पास अपनी अलग क्षमता है, तो उस क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए व्यवस्था बनानी पड़ेगी। व्यवस्था कैसे बनेगी, सभी को साथ लेके चला जाएगा, और जब साथ लेके चलेंगे तो बहुत दूर तक चल पाएंगे। दोस्तों सभी व्यक्ति अपनी क्षमता के योगदान से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएंगे। एक कारीगर है तो कारीगर भी देश के निर्यातों को बहुत अधिक योगदान देता है। दोस्तों कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसकी क्षमता का इस्तेमाल होगा, वो साथ लेके चलेंगे, देश में राजनीतिक, देश में धार्मिक, देश में सांस्कृतिक, देश में आर्थिक सभी प्रकार के लाभ मिलेंगे, जो लंबे समय तक चलने के लिए देश को योगदान देंगे। दोस्तों एक बात हमने और भी की, उदाहरण दिया मैंने आपको कि पर्यावरणीय सुरक्षा इससे बढ़ती है। गरीबी होती है तो झुग्गियां बढ़ती हैं, झुग्गियों से प्रदूषण होता है, मानव स्वास्थ्य खराब होता है, और बच्चों का जीवन भी उसमें काफी समस्या में रहता है। दोस्तों इससे दूर करने के लिए उनको मजबूत किया जाए तो आप देखेंगे जो स्वच्छ भारत अभियान है वो सफल होगा। उज्ज्वला योजना के तहत LPG मिलेगा, लकड़ी आदि के जलने की शिकायत कम होगी, प्रदूषण भी कम होगा। दोस्तों प्रदूषण कम होना ही तो क्या है, धारणीय विकास का एक सूचक है। दोस्तों इन सभी बातों को आपको सेंटेंस में लिखना। आप देखेंगे हमारे पास 5-6 बिंदु हैं, और उन सभी बिंदुओं को एक्सप्लेन करेंगे तो कम से कम 20 शब्द आपको चाहिए होंगे। दोस्तों फिर भी हमें तो यहाँ पर 90 शब्द में लिखना है, तो आपने अगर 5 बिंदु लिए और 15 या 20 शब्द भी लिखे तो आप देखेंगे 100 शब्दों तक आपका उत्तर मुख्य बॉडी टच करेगा। दोस्तों ये आपके उत्तर का पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट होगा। दोस्तों अंत में निष्कर्ष की अगर हम बात करें, दोस्तों निष्कर्ष क्या है, एक अंतिम हमारा एक टच है। आप बता सकते हैं कि धारणीय विकास की प्राप्ति के लिए भारत सतत विकास लक्ष्यों का हस्ताक्षर करता है, और नीति आयोग इस बात पे काफी अडिग है, काफी ध्यान दे रहा है कि जो हमारे विकास लक्ष्य हैं उनकी हम प्राप्ति करें। हालांकि निष्कर्ष आप अपने हिसाब से कुछ और भी लिख सकते हैं। ये रिकमेंडेड है कि निष्कर्ष एक भविष्य का समाधान हो या कोई ऐसा सुझाव हो जो आपके उत्तर को एक नया आकर्षण प्रदान करे। तो आप बता सकते हैं निष्कर्ष में कि समावेशी विकास के लिए जो विकास हमारा हो, हमारा विकास का मॉडल क्या हो, विकेंद्रीकृत होना चाहिए। इससे भी अपना उत्तर आप समाप्त कर सकते हैं कि हम कोशिश करें कि विकेंद्रीकृत विकास को बढ़ाएं, डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट को बढ़ाएं। उससे क्या होगा, हम देखेंगे हमारा डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म होगा, क्योंकि वो सबको साथ लेकर चलेगा। दोस्तों इससे अपना उत्तर आप समाप्त करें, आप देखेंगे आपके उत्तर में सारी बातें शामिल हो चुकी होंगी और एक अच्छा उत्तर आप लिख सकेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने है, वो इसी क्वेश्चन से लिंक्ड है जो 2021 में मुख्य परीक्षा में पूछा गया। दोस्तों वो ये है, सतत विकास लक्ष्य 2030 क्या है, इससे संबंधित विभिन्न कार्यसूची की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। दोस्तों ये प्रश्न जो है बहुत ही सिंपल है, अगर आपको पता है कि ये लक्ष्य क्या है। दोस्तों ऐसा है, हमने अभी अभी बात की इन लक्ष्य, इन कंसेप्ट की, कि एक ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी के लिए हो और भविष्य की पीढ़ी के लिए भी हो, उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दोस्तों वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र के मेंबर कंट्रीज ने 17 लक्ष्यों के समूह को तय किया और कहा
कि 2030 तक इन लक्ष्यों को पूरा करना है। तो 2015 से 30 के बीच में 17 लक्ष्यों के समूह को कहा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब दोस्तों यहां पे 17 लक्ष्य आपको याद शायद ना हो, इसीलिए हम शॉर्ट में कुछ लक्ष्य की बात करेंगे, हालांकि मैं आपको 17 की बात करूंगा। दोस्तों यहां पे आप देखें, अगर आप देख पाए, हालांकि मैं इसको पढ़ दूंगा। दोस्तों एसडीजी में 17 लक्ष्य हैं जिसको यूएन के देशों ने मिलकर तय किया 2015 में 2030 तक उस लक्ष्य को पूरा करना है। दोस्तों पहला लक्ष्य है, आप देखें, गरीबी का उन्मूलन। ये लक्ष्य नंबर पहला है, गोल नंबर 1। दूसरा लक्ष्य दोस्तों है भूखमरी की समाप्ति या भूखमरी का विश्व भर में देश क्या करें, अपने अपने लोगों की भूखमरी से उनकी मुक्ति कराएं। लक्ष्य नंबर तीसरा है अच्छा स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य। चौथा है दोस्तों एक अच्छी शिक्षा। पांचवा लक्ष्य है लैंगिक समानता। दोस्तों 6th गोल है स्वच्छता। 7वां है एक स्वच्छ ऊर्जा जो सस्ती भी हो। 8वां लक्ष्य है आर्थिक विकास। 9वां लक्ष्य है दोस्तों उद्योग नवाचार। 10वां लक्ष्य है दोस्तों असमानता कम हो। 11वां लक्ष्य है सतत शहर, जिसकी हमने बात भी की थी कि शहर हमारे ऐसे हो जहां पर लंबे समय तक व्यक्ति रह सके, प्रदूषण कम हो। दोस्तों उत्पादन और उपभोग पर सही विचार हो। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई हो, यह हमारा 13वां लक्ष्य है। जलीय जीव की सुरक्षा, थलीय जीव की सुरक्षा, विश्व में शांति और देशों के बीच में भागीदारी। दोस्तों ये 17 लक्ष्य मिलकर बनते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। दोस्तों ये 17 लक्ष्यों का सार ही हमारा इस क्वेश्चन का पहला भाग है। तो आप बताएंगे कि संयुक्त राष्ट्र देशों ने 2015 में जिन 17 लक्ष्यों को तय किया जिसकी प्राप्ति 2030 तक करनी है, उसे कहा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसके मुख्य लक्ष्य निम्न हैं। दोस्तों आप चाहें, हालांकि ऐसा होता नहीं है एग्जाम में 17 लक्ष्य याद हों, क्रमबद्ध हो याद हों, ऐसा बहुत मुश्किल है। इसीलिए रिकमेंडेड है कि आप की शब्द याद रखें कि हाँ, इन लक्ष्यों के अधीन गरीबी से उन्मूलन, भूखमरी से मुक्ति, लोगों के बेहतर स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छता, स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिक विकास, उद्योग नवाचार, असमानता आदि लक्ष्यों की प्राप्ति करने का संकल्प देशों ने लिया है। दोस्तों ये भी चलेगा, अगर आप याद कर सकें तो ठीक है, हालांकि प्रैक्टिकली थोड़ा मुश्किल होता है कि आप 17 लक्ष्य याद रखें क्रमबद्ध रूप से। इसीलिए यहां पर मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं कि आप गरीबी, भूखमरी, नवाचार, उद्योग, रोजगार, स्वच्छता, पेयजल, शहर, इन सबको अगर भी लिख देंगे तो भी आपका काम दोस्तों हो जाएगा। दोस्तों आप देखें कि करीब 40 शब्द में दोस्तों ये आपका पहला उत्तर पूरा होगा, क्योंकि आप बताएंगे कि 2015 में हुआ, देशों ने किया, 17 लक्ष्य हैं और 17 लक्ष्यों के साथ साथ 169 उसके उपलक्ष्य हैं, मतलब टारगेट्स हैं। मान लीजिए एक लक्ष्य हमारा है गरीबी का उन्मूलन, तो गरीबी का उन्मूलन हमारा पहला लक्ष्य है, लेकिन कैसे पता करेंगे कि गरीबी समाप्त हो गई है? इसीलिए टारगेट दिए गए कि अगर गरीबी इस आंकड़े से इस आंकड़े तक हो जाएगी, उसको हम कहेंगे गरीबी हमारी समाप्त हो गई है। इसीलिए दोस्तों 17 लक्ष्य हैं और 169 क्या है? 169 उसके टारगेट्स हैं।
तो पहले इस उत्तर में आप देंगे लक्ष्य के बारे में, कब आया, किस वर्ष के बीच में है, और इतने लक्ष्य हैं, इतने टारगेट्स हैं, और मुख्य जो लक्ष्य हैं वो गरीबी उन्मूलन, भुखमरी की समाप्ति, स्वच्छता, समानता इत्यादि, जिसकी हमने बात की। अब दोस्तों हमारा अगला जो प्रश्न है कि इससे संबंधित विभिन्न कार्यसूची की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। अब दोस्तों हमारे उत्तर का मुख्य भाग आता है कि 17 लक्ष्य जो हैं उनकी क्या प्रासंगिकता है। आइए उसकी बात करते हैं। दोस्तों हमारे पास 17 लक्ष्य हैं। हमने दोस्तों अभी अभी पिछले प्रश्न में बात की कि गरीबी उन्मूलन क्यों जरूरी है। दोस्तों गरीबी देश की जो मानव संपत्ति है उसको दीमक की तरह खा जाती है। दोस्तों गरीबी प्रदूषण को जन्म देती है, गरीबी असमानता लेके आती है, गरीबी बीमारी लेके आती है। दोस्तों गरीबी महिलाओं के सम्मान के प्रति एक आघात है। दोस्तों गरीबी हर प्रकार से एक ऐसी समस्या है जिससे हमें जल्दी से जल्दी निजात पाने की आवश्यकता है। दोस्तों पर्यावरण हो, मानव स्वास्थ्य हो, आर्थिक विकास हो, देश की इमेज हो, इन सब के लिए दोस्तों गरीबी एक धब्बा है। इसीलिए दोस्तों गरीबी का उन्मूलन करना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। सभी को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है और वो उसको मिलना ही चाहिए। दोस्तों इसीलिए पहला जो लक्ष्य है, आप बताएंगे कि जो गरीबी उन्मूलन है उसका प्रासंगिकता यह है कि वो देश के मानव पूंजी को जिसने जकड़ लिया है उससे मानव पूंजी को मुक्त करेगी। दोस्तों मानव पूंजी मुक्त होगी, उससे जो बीमारियां हैं वो कम होंगी, शहर गांव में असमानता कम होगी और देश एक मजबूत देश के रूप में विकसित करेगा। दोस्तों ये हमारी इसकी प्रासंगिकता है। दोस्तों भुखमरी, देश में आज भी एक बड़े पैमाने पर भुखमरी देखने को मिलती है। दोस्तों भुखमरी बच्चों के स्वास्थ्य के लिए एक स्लो पॉइजन है। उनको कुपोषित होना पड़ता है। उनका मस्तिष्क, उनका ब्रेन, उनकी बॉडी डेवलप नहीं होती है। कम आयु में बच्चों के मृत्यु की एक दुखद घटना हो जाती है। दोस्तों बहुत प्रकार की बीमारियां हो जाती जो शिशु मृत्यु दर को बढ़ाता है, या अंडर 5 जो चाइल्ड मोर्टालिटी है उसको ये बढ़ाता है। दोस्तों एक बात और है, जब बच्चों की मृत्यु ज्यादा होती है किसी कुपोषण से, तो परिवारों में अधिक बच्चे पैदा करने की प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है, जिससे जनसंख्या बढ़ती है। तो भूखमरी की समाप्ति होगी तो बच्चों के लिए आवश्यक तो है ही है, किंतु पॉपुलेशन कंट्रोल में भी जरूरी है। दोस्तों भारत के 53% महिलाओं में अनीमिया की शिकायत देखने को मिलती है। दोस्तों इससे उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे वो मानव पूंजी के रूप में काम नहीं कर पा रही हैं। दोस्तों इससे भी लड़ना है, इसीलिए भुखमरी से निपटना जरूरी है। दोस्तों तीसरा तो अपने आप हम जानते हैं कि स्वास्थ्य जो है वो तीसरा लक्ष्य है। दोस्तों अच्छा स्वास्थ्य होना एक वरदान जैसा ही होता है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य हमारा खराब है तो हम आर्थिक रूप से कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, या फिर हम उस स्वास्थ्य को ठीक करने में अपनी आय से खर्च करते। दोस्तों इसीलिए अगर देश की पूंजी का निर्माण करना है, मानव पूंजी का इस्तेमाल करना है और बीमारियों से लड़ना जरूरी है, इसीलिए दोस्तों अच्छा स्वास्थ्य होना जरूरी है। दोस्तों मानव पूंजी के विकास के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए शिक्षा का होना जरूरी है। दोस्तों लैंगिक समानता भी जरूरी है, क्योंकि अगर समानता नहीं है तो ये मानव अधिकार का हनन है। महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते हैं, मानव जो महिलाएं हैं उनकी आर्थिक क्षेत्रों में भागीदारी भी घटती है। दोस्तों इसके अलावा देखिए, स्वच्छता एक अभिन्न अंग है हमारे उद्देश्य का। स्वच्छता से पर्यटन बढ़ता है, स्वच्छता से बीमारियां कम होती हैं, स्वच्छता से एक अच्छा मानव विकास दोस्तों विकसित होता है। दोस्तों स्वच्छता नहीं होने से बहुत प्रकार की बीमारियां होती हैं जो देश के लिए आर्थिक और सामाजिक रूप से घातक सिद्ध होती हैं। दोस्तों स्वच्छ ऊर्जा हमारी आवश्यकता, देश भर में आप देखेंगे पावर कट की समस्या है। दोस्तों स्वच्छ ऊर्जा बहुत जरूरी है। हमारे पास जितना कोयला है हम सबको जलाकर बिजली पैदा नहीं कर सकते। दोस्तों वो प्रदूषण करेगा और वो लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है। तो हमें सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, सस्ती इसलिए कि जन जन उसका इस्तेमाल कर सके और एक समावेशी विकास हो सके, और स्वच्छ इसलिए कि ऊर्जा की उपलब्धता, ऊर्जा का उत्पादन लंबे समय तक चलता रहे। दोस्तों इसीलिए स्वच्छ और सस्ती दोनों जरूरी है। दोस्तों इन सब के लिए
इकोनॉमिक ग्रोथ, हम जानते हैं कि देश में आर्थिक प्रगति क्यों जरूरी है। उद्योग नवाचार दोस्तों भारत के प्रति व्यक्ति आय के लिए, उत्पादन के लिए, महंगाई से निपटने के लिए, निर्यात के लिए, रोजगार के लिए, दोस्तों सभी के लिए उद्योग नवाचार होना जरूरी है। दोस्तों असमानता की हमने बात की कि कभी भी कोई देश लंबे समय तक नहीं चल सकेगा अगर देश में असमानता है तो। असमानता दोस्तों लोगों में सामाजिक तनाव पैदा करती है जो देश के लंबे विकास के लिए घातक है दोस्तों। इसीलिए अगर हमें लंबे समय तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, असमानता से निपटना पड़ेगा। दोस्तों भारत में करीब 35% लोग शहरों में रहते हैं और ये जो नंबर है लगातार बढ़ता जा रहा है। हम शहरों को अगर सस्टेन करना है, शहरों को लंबे समय तक काम करना है तो दोस्तों ऐसा है कि शहरों को सस्टेनेबल करना पड़ेगा। दोस्तों शहरों में जो झुग्गियां हैं, जो गंदगी है, जो अत्यधिक पोल्यूशन है, उससे निपटना पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए शहरों को सस्टेनेबल करने का उद्देश्य इसमें रखा गया है। इसके लिए भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी परियोजना को भी शुरू किया है, जिसके तहत बहुत सारी परियोजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास आदि पर ध्यान दिया जा रहा है। दोस्तों उत्पादन और उपभोग, एक जिम्मेदारी पूर्ण उत्पादन और उपभोग जरूरी है दोस्तों। यदि हम मान लीजिए विलासिता की वस्तुएं कंज्यूम करते हैं या हम महंगी तेल को लगभग पीने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, ये क्या है, ये अर्थव्यवस्था के लिए उचित नहीं है। प्रदूषण होगा और उससे दोस्तों जो आय का एक असमान वितरण दोस्तों वो बढ़ जाता है। इसीलिए दोस्तों कहा गया, अब मान लीजिए व्यक्ति फॉर एग्जाम्पल हम सूखे वाले क्षेत्रों में भूमिगत जल का दोहन करके धान की खेती करेंगे दोस्तों, ये सही उत्पादन नहीं है। धान का उत्पादन उन क्षेत्रों में हो जहां पर पानी वर्षा ऋतु से उपलब्ध हो या बड़े नहर हो, नदियां हो। हम भूमि के जल का दोहन करके धान का उत्पादन करें दोस्तों, ये उचित नहीं है। उस क्षेत्र को लंबे समय की कृषि की दुर्दशा से गुजरना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया गोल नंबर 12 में कि हमारा उत्पादन क्या हो, सस्टेनेबल हो, हमारी खपत भी क्या हो, एक जिम्मेदारी पूर्वक की जाए दोस्तों। इसके अलावा देखें आप, जलवायु को लेकर 3 बिंदु हैं, चाहे वो जलवायु परिवर्तन को रोकना हो, थलीय पारितंत्र हो, जलीय पारितंत्र हो, इन सब का विकास करना जरूरी दोस्तों। इनके बिना मानव जीवन संभव नहीं है दोस्तों। अंत में विश्व शांति और न्याय अगर नहीं है, आप देखिए रूस यूक्रेन का वॉर हुआ, पूरे विश्व को इसका नुकसान झेलना पड़ा। किसी प्रकार का तनाव, हिंसा सभी लक्ष्यों को एक प्रकार से खराब कर देगा, समाप्त कर देगा दोस्तों। अंत में विश्व वैश्विक है, वर्ल्ड ग्लोबलाइज्ड है और इसीलिए देशों के बीच में एक भागीदारी का होना जरूरी है, नवाचार का होना जरूरी दोस्तों। देश मिलकर भी कलेक्टिव विकास कर सकते हैं, एक दूसरे की समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो इसीलिए ये लक्ष्यों का हमारा औचित्य है। अब दोस्तों उत्तर पे आते हैं। आप देखें प्रश्न बहुत सिंपल है, स्ट्रेट है, टू द पॉइंट है दोस्तों। हमने देखा कि एसडीजी लक्ष्य क्या है 2030 वाले, वो हम लिख देंगे, हमने बात की। और दोस्तों आपको जितने बिंदु याद हो, मान लीजिए आपको 8-9 बिंदु याद हो, तो 17 लक्ष्यों को आप 8 बिंदु में ही समेट कर उनके जो प्रासंगिकता है, जो हमने समझा अभी, उसको आप लिख सकते हैं दोस्तों। इसीलिए हमारे जो बाकी शब्द हैं, 80-85 शब्द बचे, उनमें करना कि आपको जो बाकी हमारे 17 बिंदु हैं, और मैंने कहा आपसे कि संभव वैसे होता नहीं कि आपको सारे याद रहे, तो आप क्या करें 8-9 बिंदु में भी अपने 17 पॉइंट्स को समेट लें और उन बिंदु को लिखते हुए उनकी क्या प्रासंगिकता है उसको आप वर्णन कर दें। आप बता दें कि क्यों जरूरी है लैंगिक समानता, क्यों जरूरी है अच्छी शिक्षा, क्यों जरूरी है एक स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा। इससे दोस्तों आपका क्या होगा, आपके पास अगर 8 बिंदु हैं और आपने उन बिंदुओं में मान लीजिए 15 शब्द भी लिखे तो भी ये आपका लिमिट क्रॉस कर जाएगा। तो आप कोशिश करें कि 8 बिंदु लें और 10 शब्दों में ही अपना उत्तर लिखें, तो आप देखेंगे कि आप सभी चीजों को अच्छे से एड्रेस कर पाएंगे दोस्तों। अंत में आप ये कह सकते हैं इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार के द्वारा जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उन पर एक सटीक पर्यवेक्षण हो, मॉनिटरिंग हो, ताकि समय सीमा में हम लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें दोस्तों। आप अंत में बस ये ऐड कर दें कि अब लक्ष्य बन गए हैं, काम उस पर चल रहा है। भारत में नीति आयोग पे ये जिम्मेदारी है कि वो ये देखरेख करे कि एसडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति हो रही है दोस्तों। उसके लिए जो मॉनिटरिंग है उसको मजबूत किया जाए और राज्यों के बीच में जो प्रतिस्पर्धी संघवाद है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव
या कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, तो राज्यों को धन या लाभ दिए जाएं कि जो राज्य इन लक्ष्यों की प्राप्ति में अग्रणी रहता है उसको विशेष लाभ दिए जाएं। हालांकि नीति आयोग ने एक इंडेक्स निकाला भी है जिसका नाम है एसडीजी इंडिया इंडेक्स, और राज्यों को इन लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर रैंक किया जाता है कि कौन सा राज्य इन लक्ष्यों की प्राप्ति में अग्रणी है। तो इस प्रकार से जो प्रतिस्पर्धी संघवाद है इसको बढ़ावा देकर दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, इन लक्ष्यों की प्राप्ति को कर सकते हैं। दोस्तों ये थे हमारे इस प्रश्न के विस्तृत उत्तर, जहां पे हमने देखा कि कैसे आपको उत्तर, देखिए ये प्रश्न बहुत सिंपल है, इस प्रश्न में स्ट्रेट अवे आपको आंसर लिखना है। लक्ष्य की बात हमने कर ली, लक्ष्य का हमने पहले भाग में बता दिया कि वो लक्ष्य हैं क्या, और बाद में जो लक्ष्य हमने बताए उनकी जो प्रासंगिकताएं हैं उनको हमने 8 बिंदुओं में समेट दिया। अंत में लिख दिया कि इसके पर्यवेक्षण या इसके वित्त पोषण को बढ़ाया जाए, फिर बेस्ट ये रहेगा आप लिख दें कि जो राज्य हैं उनके बीच में प्रतिस्पर्धी संघवाद है उसको बढ़ाया जाए। दोस्तों इससे आपका उत्तर का जो निष्कर्ष है वो काफी अच्छा हो जाएगा। दोस्तों ये था हमारे दोनों प्रश्नों के उत्तर। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और बाकी प्रश्नों की बात करेंगे। धन्यवाद।